तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था EOQ मॉडल विदाउट शॉर्टेज, जिसमें प्रोडक्शन नहीं था। इसमें हम लोग एक अलग तरह का मॉडल पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें प्रोडक्शन भी होगा साथ साथ, और साथ साथ डिमांड भी फुलफिल होगी। ये ग्राफ आप जो देख पा रहे होंगे, इस ग्राफ को जो मैंने पहले बना रखा है, यहाँ पे अगेन उसी तरह से जैसा हम लोगों ने पहले किया हुआ था, उसी तरीके से फिर से हम लोग एक EOQ मॉडल डेवलप करेंगे। मींस Q ऑप्टिमम, T ऑप्टिमम और TC ऑप्टिमम की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ पर इस जैसे पहले टोटल T टाइम हुआ करता था, इसे हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे टाइम को। आप एक्स एक्सिस पर टाइम देख पा रहे होंगे, यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे। एक टाइम T1 होगा और दूसरा टाइम T होगा, T2 होगा, और इसे हम कहेंगे, इस टाइम को कहते हैं T1, ये इतने टाइम को, और यहाँ से इस टाइम को हम कहेंगे T2, T2 इस टाइम को कहेंगे T2, और होल टाइम को, कंप्लीट टाइम को कहेंगे हम लोग T कहते हैं। ये कंप्लीट टाइम सपोज किया T है, इसका मतलब क्या हुआ, T इक्वल T1 प्लस T2 हो गया आपका। T इक्वल T1 प्लस T2, ये टाइम आपका T1 हुआ, ये टाइम आपका T1 है, और ये टाइम आपका T2 है। तो T इक्वल हो गया आपका T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। अब ऐसा क्यों किया गया है, इसे डिफरेंट पार्ट्स में क्यों ब्रेक किया गया है, इसको एक बार हम लोग एलोबरेट कर लेते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। यहाँ पर जो इन्वेंट्री मॉडल हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, इसमें प्रोडक्शन भी हो रहा है, साथ साथ डिमांड भी फुलफिल हो रही है। मीन्स कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो प्रोडक्शन भी कर रही है और जो कस्टमर की डिमांड है उसे भी फुलफिल कर रही है। यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि प्रोडक्शन, जिस रेट से प्रोडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड नोटेशन में हम लोग P एज्यूम कर लेते हैं, P विद द प्रोडक्शन रेट। Here we denoted this one by the P, and this one is a production rate. Production rate. और एज यूजुअल जो नोटेशन आपका D का था, D विद द डिमांड रेट, डिमांड रेट, डिमांड रेट, डिमांड रेट, और इनिशियली Q क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे हम लोग, तो Q विद द इन्वेंट्री जो हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, इन्वेंट्री लेवल, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, और T1 विद द प्रोडक्शन टाइम। यहाँ पर T1 लिख देते हैं हम लोग, प्रोडक्शन टाइम है, प्रोडक्शन टाइम, प्रोडक्शन टाइम, और T2 है आपका नॉन प्रोडक्शन टाइम, नॉन प्रोडक्शन टाइम, नॉन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टाइम, नॉन प्रोडक्शन टाइम। अब यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करें, जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, रोज की उसकी डिमांड 10 यूनिट्स की है, 10 यूनिट्स की डेली की डिमांड है, उसकी यूनिट्स की डेली की डिमांड है, और वो प्रोडक्शन 20 यूनिट्स का करती है डेली, डेली 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन करती है। तो जो उसके पास स्टोरेज स्पेस होगा, वहां पर डे कितनी इन्वेंट्री जाएगी, 10 इन्वेंट्री डेली क्या होगी, स्टोर होगी, क्योंकि 10 का वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, 10 का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और डेली डिमांड कितने की है, 10 यूनिट्स की डिमांड है। तो उनका जो स्टोरेज था, स्टोरेज है, स्टोरेज में वो क्या करेंगे, 10 यूनिट्स डेली स्टोर करेंगे, 10 यूनिट्स डेली स्टोर करेंगे। तो फर्स्ट डे 10 यूनिट्स स्टोर करेंगे, सेकेंड डे 10 यूनिट्स स्टोर करेंगे, थर्ड डे 10 यूनिट्स स्टोर करेंगे, और ये तब तक स्टोर करते जाएंगे जब तक इनका स्टोरेज स्पेस पूरा फुल नहीं हो जाता है, स्टोरेज स्पेस फुल नहीं हो जाता है, स्टोरेज स्पेस फुल नहीं हो जाता। और जब स्टोरेज स्पेस फुल हो गया,
तो क्या करेंगे, प्रोडक्शन करना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर जो ये लेवल दिखाई दे रहा है, ये लेवल आपको, ये लेवल दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इनका स्टोरेज कंप्लीट हो गया। अब ये फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। फर्दर प्रोडक्शन क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अब इनके पास और रखने की जगह है ही नहीं। इसे कहा जाता है एक, कह सकते हैं हम लोग, थ्रेश होल्ड लेवल होता है। जैसे इस केस में अभी हमारे पास 90 का थ्रेश होल्ड है कि जब हमारे पास जो कैपेसिटी है 90 की है, तो अब आप देखें यहाँ पर डे 10 यूनिट्स इनकी एक्स्ट्रा हो रही है। तो कितने दिन में इनका वेयर हाउस भर जाएगा? 9 डेज में। फर्स्ट डे 10, सेकेंड डे 10, थर्ड डे 10, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, मीन्स जो ये टाइम होगा हमारा 9 डेज में इनका वेयर हाउस, इनका जो इन्वेंट्री स्टोरेज स्पेस है वो फुल हो जाएगा। तो जो T1 है, जो हमारा प्रोडक्शन टाइम हो गया, प्रोडक्शन टाइम कितने का दिन का हो गया? 9 डेज का हो गया। 9 डेज का हो गया। और 9 डेज के बाद अब हमारे पास यहाँ पर इन्वेंट्री कितने की है? यहाँ पर इन्वेंट्री अब हमारे पास कितने का स्टोरेज है? 90 का स्टोरेज है। अब हमारे पास कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और डिमांड डेली की कितने की है? 10 की डिमांड है। तो अब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, केवल डिमांड के कारण ये जो ग्राफ आपको ये सेकंड दिखाई दे रहा है T1 से T2 तक का, ये यहाँ से अगर हम लोग अगेन इसे व्हाइट लाइन से शो करें, इस एरो से इसे शो करें, ये जो डिप्लीट होगा, किस रेट से डिप्लीट होगा? 10 यूनिट पर डे के हिसाब से डिप्लीट होगा। तो कितने दिन में हमारा वेयर हाउस खाली हो जाएगा? 9 डेज में। तो T2 की वैल्यू क्या हो गई? 9 डेज हो गई। 9 डेज हो गई। तो कंप्लीट टाइम हमारा क्या हो गया? टी हमारा 18 डेज हो गया। 9 डेज हमारा प्रोडक्शन टाइम है, 9 डेज हमारा नॉन प्रोडक्शन टाइम है। अब जो इस एग्जाम्पल, एक न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा, उसी को हम पी और डी के टर्म में यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे कि पी और डी के टर्म में इसकी वैल्यू है क्या। तो जैसे अभी हमने कहा आपसे कि जब ये प्रोडक्शन टाइम है आपका, ये जो इस लेवल तक आपकी इन्वेंट्री आ रही है, तो जो ये इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है, किस रेट से इंक्रीमेंट हो रहा है? P माइनस डी रेट से इंक्रीमेंट हो रहा है। P माइनस डी रेट से इंक्रीमेंट हो रहा है। और यहाँ पे जो डिक्रीमेंट हो रहा है, किस रेट से हो रहा है? केवल डिमांड के कारण हो रहा है, डी के कारण हो रहा है, डिमांड के कारण हो रहा है। अब हमें अपना जो है ऑप्टिमल टोटल कास्ट के लिए एक कास्ट फंक्शन हमें डेराइव करना होगा। अब इसी से हम टोटल कास्ट फंक्शन डेराइव करने की कोशिश करेंगे कि टोटल कास्ट फंक्शन हमारा क्या होगा। तो टोटल कास्ट फंक्शन, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, टोटल कास्ट फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है हमें? इनिशियली हम लोगों ने कहा था कि टोटल कास्ट, अगर टीसी आपकी टोटल कास्ट है, यहाँ पर इसे भी नोटेशन में हम लोग लिख देते हैं, जो भी चीजें आप लिखे टीसी इक्वल हो जाएगा टोटल कास्ट, उसे डिफाइन कर देना होता है। टोटल कास्ट आपने लिख लिया, टोटल कास्ट, एंड टी बी द टोटल कास्ट पर यूनिट टाइम, टोटल कास्ट पर यूनिट टाइम, per unit time, per unit time, and C0 be the ordering cost, ordering cost, ordering cost, sorry, ing, ordering cost, and C1 be the per unit holding cost, holding cost, holding cost per unit, per unit, ये आपका हो गया नोटेशन। अब टोटल कास्ट मैंने पहले भी बताया था, पिछले लेक्चर में भी बताया था, उससे पहले भी बताया था आपको कि टोटल कास्ट इनिशियली जो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं अभी स्टार्टिंग के मॉडल के लिए, टोटल कास्ट विद इक्वल टू द ऑर्डरिंग कास्ट, ऑर्डरिंग कास्ट प्लस होल्डिंग कास्ट, होल्डिंग कास्ट, होल्डिंग कास्ट
Holding cost means total holding cost and hardening cost means total hardening cost. So here total cost इक्वल हार्डनिंग कास्ट का नोटेशन हमारा है C0 लिख लेंगे हम लोग प्लस C1 और यहां पर एवरेज इन्वेंट्री यहां तक तो जो आपका पहला वाला मॉडल था सेम वही चीजें यहां पर हैं। यहां पर एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाएगी आपकी अलग हो जाएगी। अब एवरेज इन्वेंट्री आपको कैलकुलेट करना है कि एवरेज इन्वेंट्री है क्या। इस केस में एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी आपकी। एवरेज इन्वेंट्री जो आपको निकालना है यहां पर मैं यहीं पे लिख देता हूं एवरेज इन्वेंट्री तो व्हाट इज द एवरेज इन्वेंट्री हियर। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फिर से वही अगर फार्मूला लगाएं तो बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा क्या है यहाँ पर टी बी द बेस। ये बेस टोटल इस ट्रायंगल को अगर हम देखें, इस ट्रायंगल कंप्लीट ट्रायंगल को देखें, अगर इसी को हम फिर से एक अलग कलर से शो कर दें, इस कंप्लीट ट्रायंगल को अगर हम लोग देखें, इस कंप्लीट ट्रायंगल को फिर से देखें, अगर हम इस कंप्लीट ट्रायंगल को देखें हम लोग, सो इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया इसका हो जाएगा आपका एरिया, अगर इसकी वैल्यू हम लोग 1/2 बेस हमारा क्या है, बेस हमारा टी हो गया इनटू ये वैल्यू अगर इसको हम लोग पी क्यू कह दें, मीन्स इसे पी क्यू ना कह के कुछ दूसरा नाम दे दे, क्योंकि पी ऑलरेडी हम लोगों ने नोटेशन में लिख रखा है, एम और एन कर देते हैं, इंटू एम एन, बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमें एम एन की वैल्यू फाइंड करनी है, टी ऑलरेडी है, एम एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एम एन क्या होगा ये हम लोगों को फाइंड करना है। अब देखें ये कैसे हम लोग फाइंड कर पाएंगे। सो कितना प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, कितने का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहां से देखें 20 यूनिट्स पर डे का प्रोडक्शन हो रहा था और प्रोडक्शन टाइम था 9 डेज, तो टोटल प्रोडक्शन कितने का कर रहे थे हम लोग, 180 का कर रहे थे। तो टोटल क्वांटिटी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितने की कर रहे हैं, 180 का। तो अगर डिमांड ना होती, केवल प्रोडक्शन होता, ये ग्राफ जो आपका है, ये ग्राफ इस तरह थोड़ा सा ऊपर से जाता, थोड़ा सा ऊपर जाता और यहाँ पर आ जाता, यहाँ पर, और ये रिप्रेजेंट क्या करता, टोटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता। और इसी को केवल डिमांड के थ्रू केवल हम अगर कंज्यूम करते तो ये आपका, ये यहां से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है और आप समझ जाएंगे। केवल डिमांड अगर आपकी केवल शुरू से लेकर केवल डिमांड फुलफिल होती तो टोटल आप डिमांड देखिए कितने की हो रही है। पहले प्रोडक्शन टाइम में टोटल डिमांड हमारे 90 की है और नॉन प्रोडक्शन टाइम में टोटल डिमांड हमारी 90 की है, मीन्स 180 क्वांटिटी हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये लेवल होगा, ये लेवल और ये लेवल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा, ये क्यू के इक्वल होगा, ये क्यू के इक्वल होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूं इसको, ये क्यू है क्या। पहले अभी आप ये मान लीजिए कि कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, केवल हमें इनिशियली कुछ क्वांटिटी ऑर्डर कर लेनी थी। तो कितनी क्वांटिटी हम ऑर्डर करते कि T2 टाइम तक वो क्वांटिटी 0 हो जाती। तो Q क्वांटिटी मींस 180 क्वांटिटी अगर हम ऑर्डर कर लेते तो T1 टाइम तक 90 क्वांटिटी कंज्यूम हो जाती और T2 टाइम में 90 क्वांटिटी कंज्यूम हो जाती, मींस 180 क्वांटिटी हमारी कंज्यूम हो जाती। तो टोटल क्वांटिटी हमें कितनी ऑर्डर करनी चाहिए थी, अगर पहले वाले मॉडल, जो इससे पहले मॉडल हम लोगों ने डेराइव किया था, केवल उसी का रेफरेंस लें, तो कितनी क्वांटिटी हमें इनिशियली ऑर्डर करनी चाहिए, क्यू क्वांटिटी मींस 180 क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए फॉर दिस एग्जांपल, दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। और
अब क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कोई रिटेलर अगर 180 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया हुआ है तो 180 क्वांटिटी हमें क्या करनी होगी, प्रोड्यूस करनी होगी। तो ये प्रोडक्शन टाइम में हमें कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी होगी, क्यू क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी होगी। ये जो T1 टाइम है, T1 टाइम में ऐसा प्रोडक्शन रेट होना चाहिए कि क्यू क्वांटिटी हम क्या कर पाए, प्रोड्यूस कर पाए, क्यू क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पाए। बस इसी से आपका निकल आएगा, इसकी वैल्यू mn की वैल्यू निकल आएगी। कैसे निकल आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ T1? T1 की वैल्यू क्या है आपकी, T1 की वैल्यू अभी यहां से देखें आप, Q इक्वल, केवल प्रोडक्शन करना है कितने टाइम में, T1 टाइम में। Q क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करनी है, ऐसा प्रोडक्शन रेट रखना है कि T1 टाइम में Q क्वांटिटी आप क्या कर लें, प्रोड्यूस कर लें, Q क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर लें। सो नाउ अब यहाँ पर mn इसे कर दीजिए आप Q कर दीजिए, या Q नहीं L कर दीजिए, कुछ दूसरा नोटेशन लिख लेते हैं जिससे कि डिफ्रेंशिएट कर पाए हम लोग, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाए, जिससे डिफ्रेंशिएट कर पाए। mn L कर देता हूं मैं, इसे L कर देते हैं, इसे L कर देता हूं, ठीक है। Q इक्वल क्या हो गया आपका, PT1 हो गया आपका, ठीक है। अब यहां पर देखें, ये mn, यहां पर क्वांटिटी आपकी कितनी होगी, यहां पर कितनी क्वांटिटी होगी, ये आपका कैसे निकल आएगा, जो आपका रेट चल रहा है यहाँ पर P माइनस डी का चल रहा है, ये यहाँ पर यहां से यहां तक आने का रेट क्या है, P माइनस डी, और यहां से यहां तक L तक आने का, वंस अगेन इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, L तक आने के लिए केवल प्रोडक्शन रेट है, P है, तो P इंटू T1 इक्वल क्या हो गया, Q हो गया। और n पर सपोज किया जो हमारी क्वांटिटी कितनी होगी, ये देखने के लिए कितना हमें कैसे करना होगा, जो हमारा ये रेट ऑफ चेंज है, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज क्या है, P माइनस डी है, और P माइनस डी कितना, कहां तक हम कब तक कर रहे हैं, T1 तक कर रहे हैं, P माइनस डी T1 तक कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये इसे कह सकते हैं आप Q डैश कह सकते हैं, Q डैश मीन्स इस n पर इन्वेंट्री का लेवल क्या है, Q डैश कह सकते हैं, वही हमें निकालना है, वही क्या होगा, mn होगा। mn इज नथिंग इज द इन्वेंट्री लेवल एट n, once again what is the mn is a nothing is inventory level at n, ml is a what, ml is a nothing is inventory level at l, इन्वेंट्री लेवल एट एल क्या है हमारा, क्यू है, और क्यू डैश हमने एज्यूम कर लिया है कि इन्वेंट्री लेवल एट एन। अब यहां से देखें आप T1 की वैल्यू निकाल लेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 अगर हम लोग कह दें, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दें, तो फर्स्ट से आप देखें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1, T1 इक्वल Q बाई P, Q बाई P, तो Q डैश इक्वल क्या हो जाएगा आपका, Q डैश इक्वल P माइनस डी इंटू T1, T1 भी द Q बाई P, Q बाई P, तो ये आपको Q डैश मिल गया, मीन्स किसकी वैल्यू मिल गई, mn की वैल्यू मिल गई, मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई। अब आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, जब परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई तो आप एरिया निकाल सकते हैं, एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हैं कि 1/2 इंटू T इंटू mn, this one is a what, this one is a value of a what, this one is a average inventory level or area for this triangle, this particular triangle का area क्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग इसी को लिख लेते हैं। अब यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री हम लोगों की क्या हो जाएगी, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल 1/2 इंटू टी बेस इंटू परपेंडिकुलर विद द mn लिखा है हम लोगों ने, mn का मतलब हो गया 1/2, और यहाँ पे हम लोग t लिख लें, और यहाँ पे q डैश लिख लें, और q डैश हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है, नेक्स्ट पेज में मैं लिख लेता हूँ, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल, एवरेज
इन्वेंट्री इक्वल, बस यही एवरेज इन्वेंट्री निकल आई, उसके बाद फिर तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। एवरेज इन्वेंट्री इक्वल 1/2 टी, और क्यू डैश की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली। क्यू डैश की वैल्यू निकाली क्या? क्यू डैश की वैल्यू निकाली हम लोगों ने टी माइनस डी, P minus D here, P minus D into Q by P. P minus D into Q by P. Because this one is a P minus D T1 and T1 be the Q by P. T1 be the Q by P, and here we put the value of a T1, then we find P minus D by P into Q. So here 1/2 T into P minus D upon P into Q. ये आपकी आ गई एवरेज इन्वेंट्री। अब टोटल कॉस्ट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। टोटल कॉस्ट इक्वल ऑर्डरिंग कॉस्ट C0 प्लस होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट और एवरेज इन्वेंट्री लिख लेते हैं यहाँ पर। एवरेज इन्वेंट्री विद 1/2 T P माइनस D अपॉन P, से एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, और Q, ये हो गया आपका Q। क्योंकि आपको टोटल कास्ट पर यूनिट ऑफ अ टाइम निकालना है, तो या तो आप Q को T के टर्म में लिखें या आप जो है T को Q के टर्म में लिखें। दोनों ऑप्शन हो सकता है, जैसा आपने पहले भी किया है, पहले वाले मॉडल में भी किया है। यहाँ पर अगर T आपको लिखना है तो यहाँ से देखें, ये Q है। अगर डिमांड केवल यहाँ से हम डिमांड केवल लेते, यहाँ भी डिमांड D होती, तो यहाँ से देखें आप क्या निकल के आएगा, Q इक्वल DT। Q इक्वल dt, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दें हम लोग। इक्वेशन नंबर 3, Q इक्वल dt क्यों आया? ये पहले मॉडल की तरह अगर हम इनिशियली Q क्वांटिटी ऑर्डर करें और केवल डिमांड के थ्रू डिटोरिएट होता रहे, डिमांड के कारण डिप्लीट होता रहे ये हमारा कर्व शुरू से ही लेकर, तो T1 टाइम में D डिमांड रहेगी, T2 टाइम में भी D डिमांड के कारण टोटल क्वांटिटी हमारी कंज्यूम हो जाएगी, तो Q इक्वल क्या होगा? dt होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस Q इक्वल dt, so T इक्वल Q बाई Q इक्वल dt लिख लेते हैं, क्योंकि T के टर्म में ही हमें लिखना है, और T इक्वल Q बाई D यहाँ पे लिख सकते हैं। सिंस फ्रॉम इक्वेशन 3 हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 3, so now this become TC equal C0 plus C1 1/2 T inside the bracket P minus D upon P, Q की वैल्यू लिख देते हैं, Q इक्वल D इंटू T। नाउ अब आप देखें ये केवल T का फंक्शन हो गया, क्योंकि C0 भी द कांस्टेंट, C1 भी द कांस्टेंट, P भी द कांस्टेंट, प्रोडक्शन रेट भी द कांस्टेंट, डिमांड रेट भी द कांस्टेंट, प्रोडक्शन रेट भी द कांस्टेंट, डिमांड रेट भी द कांस्टेंट, एंड T। So this one is a what? This one is a function of a time T. So TC is a function of a T. TC T equal C0 plus 1/2 C1 T P minus D upon P minus D upon P into dt। क्योंकि टोटल कास्ट को आप ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हैं, टोटल कास्ट पर यूनिट ऑफ अ टाइम, सो T be the total cost per unit of a time, this one equal TC upon small t, so T equal C0 upon T plus 1/2 C1 T, ये फर्स्ट T हम लोग कैंसिल कर देते हैं, so this one and here P minus D upon P dt। अब इसी फंक्शन को आपको मिनिमाइज करना है,
तो हम लोग क्या लगाएंगे, नेसेसरी कंडीशन फॉर द मिनिमा, इसे इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। नेसेसरी कंडीशन फॉर द मिनिमा इज अ व्हाट, dt अपॉन dt इक्वल 0, d कैपिटल T अपॉन dt इक्वल 0। सो अब यहाँ पे देखें, इसे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, माइनस सी जीरो अपॉन टी स्क्वायर, जैसा पहले आया था, 1/t का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/t स्क्वायर। सो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, दिस वन बिकम माइनस सी जीरो अपॉन टी स्क्वायर, और सेकेंड टर्म का देखें डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, t का केवल टर्म है, तो ये सारे जो इसका कोफिशिएंट है 1/2 c1 p minus d upon p d, this one is a what, this one is a value of the differentiation. So here we write plus 1/2 c1 p minus d upon p into d. This one is a differentiation. Once we verify this one, 1/2 c1 p minus d upon p into d. इसको किसके इक्वल पुट कर देना है आपको, इसको 0 के इक्वल पुट कर देना है आपको। 0 के इक्वल आप पुट कर दीजिए और t की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो c0 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1/2 c1 p माइनस d अपॉन p इंटू d। और इसको सिंप्लीफाई करके t की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। t स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, t स्क्वायर इक्वल 2c0 p, ये p यहाँ पर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो c0p 2c0p अपॉन c1d और इनसाइड द ब्रैकेट p माइनस d लिख लेते हैं। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, t की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अंडर रूट यहां से देखें 2c0 अपॉन c1d इंटू p अपॉन p माइनस d। ये आप देखिए ये t की वैल्यू है, और हमेशा टाइम जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, निगेटिव टाइम नहीं होगा, इसीलिए रूट की जो वैल्यू कंसीडर करेंगे पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, ना कि निगेटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। और डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि सेकेंड टर्म कांस्टेंट है, फर्स्ट टर्म भी आपका आ जाएगा 2c0 अपॉन टी क्यूब, और t की वैल्यू पॉजिटिव है तो डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। यहीं पर मैं लिख देता हूं, सिंस डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर किस पॉइंट पर, t इक्वल टी ऑप्टिमम पर, इसे हम लोग टी ऑप्टिमम कह देते हैं, टी ऑप्टिमम पर is greater than 0. Why greater than 0? Once you verify this one here, dt upon d capital T upon dt equal minus c0 upon t square plus 1/2 c1 p minus t upon p into d। सेकेंड टर्म कांस्टेंट है, फिर से अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2c0 अपॉन टी क्यूब आएगा, और t की वैल्यू पॉजिटिव है तो 2c0 अपॉन टी क्यूब भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। इसलिए ये जो t है ये t0 पर क्या देगा, मिनिमा वैल्यू देगा। तो इस तरह आपने t ऑप्टिमम निकाल लिया, आपको t ऑप्टिमम मिल गया, t0 की वैल्यू मिल गई। जब t0 की वैल्यू मिल गई तो आप q ऑप्टिमम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि q ऑप्टिमम क्या होता है आपका, q ऑप्टिमम मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, q ऑप्टिमम इक्वल
D into T optimum. So Q optimum equal D T optimum की वैल्यू अंडर रूट 2C0 अपॉन C1D इंटू P माइनस D अपॉन P माइनस D अपॉन P। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। नो सॉरी, P अपॉन P माइनस D है। P अपॉन P माइनस D, तो P अपॉन P माइनस D यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। एक बार इसे इरेज कर देता हूं मैं। P अपॉन P माइनस D, so this one is a P upon P minus D. 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 So थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। D को इनसाइड ले जाते हैं तो Q ऑप्टिमम हो जाएगा आपका। Q ऑप्टिमम इक्वल अंडर रूट 2C0 D अपॉन C1 इंटू P अपॉन P minus D. P upon P minus D. P upon P minus D. This one is the value of a Q optimum. This one is the value of a Q optimum. और यहाँ पर T optimum की वैल्यू आप पुट कर देंगे। यहाँ पर T optimum की वैल्यू पुट कर देंगे। T इक्वल T optimum की वैल्यू पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तब आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगेन मैं उसे सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। T optimum इक्वल अंडर रूट ये आएगा कैसे, फिर से मैं बता दे रहा हूं। आप टी ऑप्टिमम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। केवल टी ऑप्टिमम, टी इक्वल टी ऑप्टिमम, कैपिटल टी इक्वल C0 अपॉन टी ऑप्टिमम 1/2 C1 P माइनस D अपॉन P D इंटू टी ऑप्टिमम। यहाँ पर टी ऑप्टिमम की वैल्यू आप पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये जो रिजल्ट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वो रिजल्ट आपका आ जाएगा 2D C0 C1 into this one is a 1 minus, here we say D upon P or P minus D upon P कह सकते हैं हम लोग। P minus D upon P, P minus D upon P, P minus D upon P. This one is a, so this one is a value of a T optimum, Q optimum, T optimum। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, इसे हम लोग इंसर्कल कर दें। ये आपका टी ऑप्टिमम हो गया। ये फार्मूले सारे आपको याद रखने होंगे। ये टी ऑप्टिमम हो गया आपका, ये आपको क्यू ऑप्टिमम हो गया, क्यू ऑप्टिमम हो गया, क्यू ऑप्टिमम हो गया। और इससे पहले हम लोगों ने टी ऑप्टिमम निकाला है। दिस वन इज अ टी ऑप्टिमम, टी ऑप्टिमम निकाला है, टी ऑप्टिमम निकाला है। ठीक है, आप प्रोडक्शन टाइम और नॉन प्रोडक्शन टाइम भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्शन टाइम और नॉन प्रोडक्शन टाइम कैसे निकाल सकते हैं आप, यहाँ पे देखें। Q इक्वल पी टी वन है तो T1 इक्वल क्यू बाई पी हो जाएगा। T1 इक्वल क्यू बाई पी, यहाँ से इस तरह आप लिख सकते हैं। Q इक्वल, जैसे मैंने कहा थी आपसे, Q इक्वल यहाँ पर आप लिख सकते हैं Q इक्वल प्रोडक्शन रेट इंटू T1। तो T1 इक्वल क्या हो जाएगा आपका, T1 इक्वल Q बाई P, और T1 ऑप्टिमम इक्वल Q ऑप्टिमम अपॉन Q ऑप्टिमम अपॉन P। और Q ऑप्टिमम की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है। Q ऑप्टिमम की वैल्यू है हमारे पास दिस वन 2C0D अपॉन C1, 2 अंडर रूट 2C0D अपॉन C1
C1 into P upon P minus T into P upon P minus D, और अभी आप P इनसाइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन P स्क्वायर। तो ये आपका P ये कैंसिल हो जाएगा, P इंटू P माइनस टी आ जाएगा। तो इसे T1 ऑप्टिमम कह सकते हैं। T1 ऑप्टिमम इक्वल अंडर रूट 2C0D अपॉन C1 इंटू 1 अपॉन P इंटू P माइनस डी, P माइनस डी। ये क्या हो गया आपका, प्रोडक्शन टाइम हो गया। इसे यहां पर हम लोग लिख देते हैं प्रोडक्शन टाइम। प्रोडक्शन टाइम, ये हो गया आपका प्रोडक्शन टाइम। प्रोडक्शन टाइम अगर यहाँ पर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसे, ये है आपका प्रोडक्शन टाइम। प्रोडक्शन टाइम, प्रोडक्शन टाइम। और नॉन प्रोडक्शन टाइम आपको निकालना है तो आपको पता है कि टी इक्वल क्या होता है, टी इक्वल T1 प्लस T2। तो टी ऑप्टिमम इक्वल T1 ऑप्टिमम प्लस T2 ऑप्टिमम, और T1 ऑप्टिमम आपके पास यहां से आ जाएगा और T ऑप्टिमम आपका यहां से आ जाएगा। T ऑप्टिमम ऑलरेडी आपके पास है, T1 ऑप्टिमम आपके पास है, तो आप T2 ऑप्टिमम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहां से आप T2 ऑप्टिमम निकाल सकते हैं। T2 ऑप्टिमम इक्वल T ऑप्टिमम माइनस T1 ऑप्टिमम। T1 ऑप्टिमम, तो नॉन प्रोडक्शन टाइम भी आपका निकल आएगा। नॉन प्रोडक्शन टाइम आपका निकल आएगा। तो जितनी भी जानकारी आपको चाहिए थी कि अगर आपको ये पता है कि हमारा प्रोडक्शन रेट क्या है, प्रोडक्शन रेट क्या है कि कितने रेट से हम कोई आइटम बना सकते हैं और कितने की डिमांड है, अगर ये दोनों चीजें पता है तो आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। मीन्स टी ऑप्टिमम कितने जो आपका प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन टाइम दोनों मिला के कितना टाइम तक आपकी इन्वेंट्री चलेगी वो निकाल सकते हैं। कितनी क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करनी चाहिए क्यू ऑप्टिमम वो आप निकाल सकते हैं। टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ टाइम, ऑप्टिमल टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ टाइम, ये आप निकाल सकते हैं। और इसके बाद आप प्रोडक्शन टाइम निकाल सकते हैं, नॉन प्रोडक्शन टाइम निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं जितने भी आपके डिसीजन पैरामीटर्स हैं। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये फार्मूले याद करना कोई टफ नहीं है। अगर आप पहले वाले फार्मूले देखें और इस फार्मूले को देखें, इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया है इस ब्रैकेट को। इस ब्रैकेट को अगर आप ध्यान देंगे, ये जो ब्रैकेट है P अपॉन P माइनस टी, अगर केवल फार्मूला हमें याद करना है तो ये 2C0 अपॉन C1D जो पहला वाला मॉडल था, सेम ऑप्टिमल टाइम आया हुआ है 2C0 अपॉन C1D। केवल यहाँ पर किसका कोफिशियंट है, P अपॉन P माइनस टी। अगर हम लोग पहले वाले को देखें, पहले जो हम लोगों ने किया हुआ है, यहाँ पर आप देखें देखें टी ऑप्टिमम जो आया हुआ है 2C0 अपॉन C1D आया है, 2DC0 अपॉन C1 आया है, और टोटल कास्ट आई है 2C0 C1D आई है। तो इन फार्मूलों को याद करना इतना टफ नहीं है। एक फार्मूला अगर आपके पास है तो और सारे फार्मूले इजीली आप याद कर सकते हैं, रिमेम्बर रख सकते हैं। यहाँ पर देखें टी ऑप्टिमल जो पहला वाला मॉडल था उसमें था 2C0 अपॉन C1D। यहां पर क्या हो गया, प्रोडक्शन अपॉन प्रोडक्शन माइनस डिमांड, प्रोडक्शन अपॉन प्रोडक्शन माइनस डिमांड, P अपॉन P माइनस टी। All other terms remain same in a T optimum as well as Q optimum as well as in a T optimum. T optimum में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, पहले P अपॉन P माइनस टी था, T optimum में P माइनस टी अपॉन P है। ये याद करने की ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको। P माइनस टी अपॉन P है, पहले P अपॉन P माइनस टी था,
P माइनस डी अपॉन P हो गया। तो फार्मूला सभी का ऑलमोस्ट सेम है, केवल थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। जो कोफिशिएंट है P ऑप्टिमम में P अपॉन P माइनस डी, Q ऑप्टिमम में भी P अपॉन P माइनस डी, T ऑप्टिमम में P माइनस डी अपॉन P हो गया है। और दो अनदर पैरामीटर्स आपने कैलकुलेट किए हुए हैं, वो पैरामीटर्स हैं प्रोडक्शन रन टाइम एंड नॉन प्रोडक्शन रन टाइम। So you may able to calculate the production runtime and non-production runtime also with the help of the expression T equal T1 plus T2 and Q equal PT1, where Q is a total quantity जो हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, और अगर हमारा प्रोडक्शन टाइम P, प्रोडक्शन रेट P है, तो T1 be the production time, so Q equal PT1. With the help of these two expression, be able to find out a production time and non-production time. Now we solve a one numerical example based on this model. So what is the problem? Problem is a contractor has to supply 10,000 bearings per day to an automobile manufacturer. He finds that when he start a production run, he can produce 25,000 bearings per day. The cost of holding a bearing in stock for 1 year is rupees 2, and setup cost of a production run is rupees 1800. How frequently should production run be made? So कितने दिन में प्रोडक्शन उसे करना चाहिए, लेंथ ऑफ अ प्रोडक्शन साइकिल क्या होगा। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें पहले आपको डिमांड रेट मीन सारे कांस्टेंट फाइंड कर लेने हैं। तो डिमांड आपकी कितने की है, 10,000 बियरिंग पर डे, 10,000 बियरिंग पर डे। बट सो और जो आपकी कास्ट दी हुई है, C1 दिया हुआ है, यहाँ पे देखें आप, ₹2 पर ईयर, 1 ईयर का दिया हुआ है। सो हियर वी राइट द डिमांड आल्सो एनुअली, मीन्स फॉर अ ईयर, एक ईयर के लिए हम लोग डिमांड लिख लेंगे। सो हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ डी? द वैल्यू ऑफ अ डी, if we write the value of a D equal 10,000, 10,000, and this one is a 10,000 per day, per day। और इसी को अगर हम एनुअली कन्वर्ट करें, सो डिमांड विद 10,000, 10,000 into 300, if we assume that 300 with a working day for a year, means 365 में 300, 365 days में 300 days working days होता है, then this one is a what? This one is a total demand become 30 lakhs. So this become what? 30 lakhs. 30, 00 and 000 per year. So this one is a per year, per year, per year. This one is a demand. So यहां से आपको क्या मिल गया, डिमांड मिल गई। नाउ व्हाट इज अ प्रोडक्शन रन? प्रोडक्शन, आपका प्रोडक्शन रेट कितना है? प्रोडक्शन रेट है आपका P, आपका P है, P इक्वल है 25,000 पर डे, 25,000 पर डे, पर डे। ये आपका क्या है, प्रोडक्शन रेट है। और C0 जो आपकी सेटअप कॉस्ट दी हुई है, सेटअप कॉस्ट को भी हम किस में इंक्लूड कर लेते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। तो C0 आपका क्या हो गया, 1800, 1800 आपकी क्या हो गई, रुपीज 1800 आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड जिसमें हम लोग सेटअप कॉस्ट को इंक्लूड कर लेते हैं। तो सेटअप कॉस्ट और कोई अनदर ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं है, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी रुपीज 1800। And C1 with the ordering cost, this one is a ₹2 per year, per unit, per year, per unit, per year।
पर ईयर। अब हमारे पास सारे कांस्टेंट आ गए, डी पी डी सारी चीजें हमारे पास आ गई। सो हियर आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, नाउ वी अप्लाई द फार्मूला टी ऑप्टिमम क्यू ऑप्टिमम निकालने का। टी ऑप्टिमम डायरेक्ट आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे क्यू ऑप्टिमम निकाल के भी टी ऑप्टिमम निकाला जा सकता है, बिकॉज क्यू ऑप्टिमम विद what q optimum t optimum with the q optimum upon d. So just here first we write the formula of a q optimum. So q optimum का formula क्या है, q optimum equal under root 2c0 d upon c1 into p minus d upon p upon p minus d. This one is a formula, p upon p minus d, p upon p minus d, p upon p minus d. So just put the values of a constant. So this become under root 2c0, 2 into c0 with 1800 into d with a total demand here, total demand with a 30,000, 30 lakhs. So this one is divided by C1 with a 2, and C1 with a 2, here we write a 2 into P upon P minus D. P with the production rate means 25,000 upon P minus D, 25,000 minus 10,000. So if we simplify this one, then this 200 cancel out, 2 and 2 cancel out. After simplification we get what? After simplification we get 94868. This one is a Q optimum. So what is the value of a T optimum? T optimum become Q optimum upon D, and this become 94868 divided by 10,000, and this become what? This become 9.49 days. 9.49 days. And if we talk about production runtime with the what? Production runtime with the T1 with the what? T1 with the Q optimum upon P, and this one is a 94868 divided by 25,000, and this one equal what? This one equal 4 days approximately. 4 days approximately. Approx. So this one is a what? This one is a one very simple example based on this model. Thank you. Thank you for watching my lectures.